कहाँ तक पहुंचे? टिश्यू सिस्टम हो गया था, कुछ पढ़ाया है उसमें? चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या नाम है? देखो, जब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले तो ये बताएंगे कि टिश्यू सिस्टम में तीन पार्ट थे। एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू और वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम। सही है। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मैंने कहा था कि एपिडर्मल से जो टिश्यू सिस्टम है ये हमें रूट में भी और शूट में भी मिलता है। और शूट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कौन, और ये एक। सही है। जब आप रूट के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें रूट की एपिडर्मिस पढ़ेंगे और साथ ही साथ एपिडर्मिस के साथ पढ़ेंगे आप रूट हेयर्स को। मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का मतलब हो गया कि ऐसे स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस में या एपिडर्मिस के साथ हैं। एपिडर्मिस में है या एपिडर्मिस के, तो एपिडर्मिस के साथ रूट हेयर होते हैं रूट में। स्टेम में बताइए कि एक तो आपको बताना है एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर, और दूसरा स्टेम में होते हैं, बोलो, ट्राइकॉम्स। ट्राइकॉम्स होते हैं स्टेम हेयर। क्या होते हैं? स्टेम हेयर्स, ट्राइकॉम्स। और तीसरे नंबर पे आता है लीफ। और लीफ के एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करें तो इसमें एक तो हमें पढ़ना है एपिडर्मिस को और दूसरा पढ़ना है स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल और स्टोमेटल एपरेटस में तीन चीजें, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। क्या क्या बताएंगे? स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो सिंपल बात दिमाग में रखनी है हमें कि जब हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमें बेसिकली सेल्स याद करनी है बच्चे, अलग अलग। एपिडर्मिस की अलग, तो एपिडर्मिस रूट की पढ़ोगे तो रूट हेयर साथ में आएगा। स्टेम की पढ़ोगे तो ट्राइकॉम साथ में आएंगे। और अगर आप पढ़ते हैं लीफ की एपिडर्मिस तो आपको साथ में मिलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। और स्टोमेटल एपरेटस के बारे में याद करिए, बोलिए स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। क्लियर है बात आपको? अब आप यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो हम टिश्यू पढ़ेंगे इसमें वो हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर एपिडर्मिस। बोलो एपिडर्मिस रूट में, स्टेम में और लीफ में। रूट में, स्टेम में और तीनों में प्रेजेंट है। कौन? किस में प्रेजेंट है? रूट, स्टेम और लीफ, तीनों में। कौन? एपिडर्मिस। तो आप बताएंगे कि जो एपिडर्मिस है वो बनाता है, बोलो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी सबसे बाहर की कवरिंग कौन बनाता है? और प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और लीफ होता है और तीनों में एपिडर्मिस होती है। तीनों में एपिडर्मिस होती है। रूट में भी एपिडर्मिस है, स्टेम में भी एपिडर्मिस है और लीफ में भी एपिडर्मिस है। मतलब एपिडर्मिस तीनों में प्रेजेंट है। क्लियर है बात या नहीं? दूसरी बात आपको याद करनी है कि एपिडर्मिस एक कंटिन्यूअस लेयर ऑफ द सेल्स है। क्या है? ये सेल्स, बोलो, पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। नो इंटरसेलुलर स्पेस। अब बोलो, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते तो हम इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट टिश्यू या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कि अगर आप एपिडर्मिस बनाएंगे ना तो एपिडर्मिस ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनेगी यूं, और सारी की सारी सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूस एक लेयर बना रही हैं। तो लेयर तभी बनेगी जब सेल्स के बीच में गैप ना हो। तो आप बताएंगे कि सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब बिल्कुल चिपकी हुई है और एक कंटिन्यूस लेयर का क्या कर रही हैं?
फॉर्मेशन। साथ ही साथ बताइए, लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द सेल एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, कम होता है, लेकिन वैक्यूल प्रेजेंट होती है। सही है बात या नहीं? यस और नो? ये हम कौन सी सेल्स की बात कर रहे हैं? ये एपिडर्मिस कहां कहां प्रेजेंट है? रूट, स्टेम और लीफ, मतलब रूट और शूट दोनों में प्रेजेंट है। कौन कौन? रूट में भी प्रेजेंट है और स्टेम में भी और लीव्स में भी। सही है बात या नहीं? आप बताइए कि एक वैक्सी लेयर है, नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है? इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ न्यूली फॉर्म स्टेम एंड लीव्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि जो नया नया स्टेम बना है, एक तो उस पर एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल होती है उसके ऊपर, और एक होती है किसमें? लीव्स में। आप बताइए क्यूटिकल जो है कौन? ये एक वैक्सी लेयर है। क्या है? कौन? और क्या करता है बोलो? रिड्यूस द वाटर लॉस। वैक्सी लेयर रिड्यूस द वाटर लॉस, वाटर लॉस को कम करता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि जो वाटर लॉस होता है वो होता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से। वाटर लॉस जो होता है वो कहां से होता है? तो इसका मतलब रूट वाटर लॉस, तो रूट में क्यूटिकल होती भी नहीं है। तो आप बताइए कि एब्सेंट इन रूट्स कौन? क्यूटिकल। किसमें नहीं पाई जाती? कौन? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो एपिडर्मिस तीनों में ही है। एपिडर्मिस रूट में भी है, स्टेम में भी है, लीव्स में भी है, मतलब रूट शूट दोनों में प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस की सेल एक कंटिन्यूस लेयर बनाती है। इस लेयर में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, साइटोप्लाज्म कम, वैक्यूल बड़ी होती है साइज में। हाँ या ना? और यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो कैसी सेल्स होती हैं? कैसी सेल्स होती हैं? पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, आपको एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 4 स्ट्रक्चर पढ़नी है। एक तो एपिडर्मिस पढ़नी है, हाँ या ना? अब एपिडर्मिस 3 की पढ़नी है, लीफ, स्टेम, रूट, तीनों की। फिर आप बताते हैं रूट में रूट हेयर, स्टेम में ट्राइकोम्स और लीफ में स्टोमेटा। ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में ही आते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है? स्टोमेटा। आप बताइए कि जैसे हम लीफ का टीएस पढ़ें, टीएस ऑफ लीफ, टीएस ऑफ लीफ में आप 2 एपिडर्मिस बताते हैं, एक अपर एपिडर्मिस और एक लोअर एपिडर्मिस। इसको आप अगर पढ़ते हैं बच्चे तो अभी आगे लीफ पढ़ेंगे ना एनाटॉमी में हम, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, तो एडेक्सियल और एबैक्सियल बोला जाता है इसको। वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये आप बताइए कि अपर एपिडर्मिस है, और इसे आप बताइए कि ये एक लोअर एपिडर्मिस है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच के टिश्यू को क्या बोला जाता है? क्या कहा जाता है? मीजोफिल। और यहां वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोयम। और इस हिस्से में आप बताएंगे कि जो सेल्स पाई जाती हैं इनको मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ इनमें बोलो इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर बच्चे जब हमने पढ़ा था इसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में, तो लीफ की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने आपको। तो आपको बताना है कि भाई जो एपिडर्मिस लीफ की होती है, लीफ की एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं कौन? स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं? तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो स्टोमेटा ही तो पढ़ रहे हैं, हाँ या ना? और जब हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटल पोर को कवर करने वाली सेल्स का नाम, स्टोमेटल पोर को कवर करने वाली सेल्स का नाम गार्ड सेल्स।
सही है, पढ़ा था हमने इसको। तो आप बताएंगे कि भाई ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस एक स्ट्रक्चर का नाम है गार्ड सेल, और इसमें आपको अंदर की तरफ दिखता है ये वाला जो पोर, इसको कहते हैं स्टोमेटल। सही है। अब स्टोमेटा कहां पाए जाते हैं? एपिडर्मिस में, इसीलिए स्टोमेटा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट माना जाता है। सही है बात या नहीं? जब आप स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा में आप बताते हैं कि जो गार्ड सेल है, कौन? ये गार्ड सेल्स होती हैं कैसी? बीन शेप्ड, किडनी शेप्ड, या क्रिसेंट शेप इन डाइकॉट प्लांट्स। पढ़ा था ऐसा हमने कि डाइकोट में जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी शेप बीन, क्रिसेंट, या ये मैंने ट्रांसपोर्ट प्लांट में स्टोमेटा पढ़ाते टाइम भी बताई थी बात। क्रिसेंट होती है अर्धचंद्राकार, आधे चांद जैसी, याद है आपको? किडनी शेप और बीन शेप हमने बताई थी बात, हाँ या ना? और बच्चे रोज व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके ये पूछते हैं कि सर आप कब तक पढ़ाओगे, क्या करोगे, ये क्या नहीं करोगे। तो मैं बता दूं, कल या परसों लास्ट क्लास है बस मेरी, तो आपको बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना बेटा? नहीं वो ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। सिस्टम ऑलरेडी पहले से मैनेज्ड है, जैसा है वैसा चलेगा, ठीक है? तो इसलिए बार बार मुझसे केवल आप डाउट्स पूछे तो ज्यादा बढ़िया है। मेरे को ये बातें मत बार बार मैसेज करिए कि भाई फिर आप उसका रिप्लाई भी ढूंढते हो कि मैं इसका रिप्लाई भी करूं, तो मैं ऐसी चीज रिप्लाई नहीं करता। मैं खुला आपको क्लास में बता रहा हूँ, कल या परसों मेरी लास्ट क्लास है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ खत्म होगी, एनाटॉमी खत्म होती मैं चला जाऊंगा, ठीक है? उसके बाद फ्यूचर में अगर फिर से सीन आएगा आपकी क्लास का, तो बॉटनी का कोई टॉपिक होगा जो मुझे दिया जाएगा तो मैं फिर से पढ़ाने आऊंगा। लेकिन ये दिमाग में रखिए कि ये डिसीजंस मेरे नहीं होते कि वे मेरे पे थोप दो आप हर चीज की, नहीं हमें तो ये करना है, हमें तो वो करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने, आप आराम से पढ़ते रहिए, सिस्टम ऑलरेडी जो मैनेज है उसी के अकॉर्डिंग चल रही है सीक्वेंस, ठीक है? तो सीक्वेंस में शायद अभी आपके फिजिक्स आ रही है, तो अब 2 फिजिक्स हो जाएंगी शायद, है ना? चलो बेटा, मेरे को सीक्वेंस पता है, मैं बार बार बता रहा हूँ फिर वही बात, फिर वही। तेरे को हमारे से रिश्तेदारी रखनी है कोई? पढ़ और डॉक्टर बन और कॉलेज में जा। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, अच्छा कैसा है, दिखने में कैसा है? बेटा मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, लेकिन मेरा काम क्या है? अगर मैं दूसरी चीजों पे ध्यान दूंगा तो ये फिर चीज इन्फ्लुएंस हो जाएगी ना मेरी। मैं या अच्छी जानकारी दूं? बड़ा क्या चाहता है मेरे से? अच्छा पढ़ाऊं? तो फिर उस पर फोकस करना, तो इधर उधर की बातों में कहाँ जा रहा है? तो इसलिए मुझे बार बार व्हाट्सएप करके दुखी मत करिए बच्चे आप, है ना? मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, जो बात है सामने आपको बता रहा हूँ, ठीक है? अब आप बताएं कि भाई जैसे अपने ये सेल्स की बात करें, ये सेल्स कौन सी सेल्स हैं? गार्ड सेल्स। इनकी शेप कैसी है? बीन शेप है, क्रीसेंट शेप है, सही है, डंबल शेप्ड है। अब आप बताओ कि ये एपिडर्मल सेल है, लेकिन इनके आसपास दूसरी एपिडर्मल सेल्स भी होंगी, उनको कहेंगे सबसिडरी सेल्स। क्या कहेंगे? सबसिडरी सेल्स। सही है। बताइए कि गार्ड सेल्स जो हमने यहां दिखाई हैं, ये गार्ड सेल्स कैसी हैं? बीन शेप्ड। कैसी हैं? तो बोलो ये डाइकोट की हैं। किसकी हैं? क्योंकि अगर मोनोकोट की होती तो डंबल शेप्ड होती। और एनसीईआरटी ने दोनों डायग्राम दिए हैं आपको, बीन शेप्ड का डायग्राम भी दिया और डंबल का भी दिया है। दिख रहा है क्या आपको? हाँ या ना? और डंबल्ड शेप किसमें? मोनोकोट में। ग्रेमिनी ग्रासेस लिखा हो, ग्रेमिनी लिखा हो, मोनोकोट लिखा हो, तो कैसा बताओगे? डंबल शेप्ड, हाँ या ना? किडनी शेप लिखा हो, क्रिसेंट लिखा हो, बीन शेप लिखा हो, तो आप बताइए कि ये स्टोमेटल पोर है। ऐसी वॉल जो स्टोमेटल पोर के पास होती है उसको इनर वॉल कहते हैं। कैसी होती है ये? थिक वॉल होती है। और जो होती है स्टोमेटल पोर से दूर उसे कहते हैं आउटर वॉल। और ये कैसी होती है? थिन, हाँ या ना? बताइए, वैसे तो एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, अभी देखो अभी अभी पढ़ के आए हैं, एपिडर्मल में हमने कहीं भी क्लोरोप्लास्ट नहीं बताए, हाँ या ना? लेकिन आप बताइए कि गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, गार्ड सेल्स आर
एपिडर्मल सेल्स। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। और इनके आसपास जितनी भी एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम नाम देते हैं सबसिडरी सेल, हेल्प सेल, या फिर सेकेंडरी सेल्स। क्या नाम देते हैं? एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटल अपरेटस। तो स्टोमेटल अपरेटस में कौन कौन आएगा? बोलो। स्टोमेटल पोर प्लस गार्ड सेल प्लस सबसिडरी सेल। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? और तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्टोमेटल एपरेटस। क्या बोलते हैं? तो बताओ कि स्टोमेटल पोर या स्टोमेटल एपरेटस भी किसका पार्ट है? समझ रहे हैं भाई बात या नहीं? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? अच्छे से। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रूट हेयर्स। ये भी तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। ये रूट की एपिडर्मिस में होते हैं। कहां होते हैं? बताइए कि जब हम रूट का टीएस पढ़ते हैं ना, बोलो टीएस ऑफ रूट, तो रूट के टीएस में ये सेल्स हैं। इन सेल्स का नाम है, बोलो, एपिडर्मल सेल्स। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है सेल्स की, उसको क्या कहते हैं रूट में? क्या कहते हैं? तो बोलो, ये है एपिडर्मल सेल्स। बोलो, एपिडर्मल सेल के एक्सटेंशन से क्या बोलेंगे? क्या बनता है? एक्सटेंशन से बनता है। सही है बात या नहीं? और इसके अंदर की तरफ बोलो, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब जब रूट हेयर बनता है तो रूट हेयर एक लिविंग स्ट्रक्चर है, ना कि डेड। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसमें बाहर की तरफ तो क्या है? सेल वॉल। और अंदर की तरफ क्या है? सेल। और ये बनने वाली स्ट्रक्चर। और रूट हेयर क्या करते हैं? बोलो, इंक्रीज। कौन है? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया या सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए जो रूट हेयर्स होते हैं ना, और रूट हेयर आपको बताना है कि रूट हेयर है तो एपिडर्मिस पर। सही है बात या नहीं? तो केवल एक ही सेल पर रूट हेयर नहीं होता, मल्टीपल रूट हेयर होते हैं। लेकिन आपको समझने की बात यह है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर। कि रूट हेयर कैसे होते हैं? रूट हेयर कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। और इनका काम होता है वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या कर देना? वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन एरिया को क्या कर देना? किसका काम है? किसका काम है? समझ रहे हैं बात या नहीं? दूसरा जो हमें पढ़ना है बच्चे, वो पढ़ने हैं हमें स्टेम हेयर्स। ये भी एपिडर्मल सिस्टम का ही पार्ट है। इनको कहा जाता है ट्राइकॉम्स। क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? अब आप बताइए कि ट्राइकॉम्स या स्टेम हेयर की जब हम बात करें, किसकी बात करें? तो वही हमें टीएस ऑफ स्टेम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब टीएस ऑफ स्टेम के साथ ये जो सेल्स हैं, बोलो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। सही है। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की सेल बोलो कंटिन्यू डिवीजन करती हैं। कंटिन्यू क्या करती हैं? तो बताओ, एक सेल डिवाइड करके 2 से 4, यूं करते करते बोलो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गई, जिसको क्या बोल रहे हो? और बोलो ट्राइकॉम होते हैं मल्टी सेल्यूलर। कैसे स्ट्रक्चर है? ट्राइकॉम कैसी स्ट्रक्चर है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? एक तो ये क्या करते हैं कि जो ट्राइकॉम होते हैं ना, ट्राइकॉम्स, यस और नो?
ये बताइए रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस फ्रॉम रीजन्स ऑफ द स्टेम। स्टेम वाला जो रीजन होता है, जैसे आप ये समझ के देखो कि भाई ये एक जो आर्म देख रहे हो ना मेरी, ये स्टेम है और इसके ऊपर क्या है, हेयर्स। तो हेयर्स क्या करते हैं, लेंटिसेल्स को, यहाँ के पोर्स को, स्टोमेटास को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। कवर कर लेते हैं, उससे वाटर लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? वहां से वाटर लॉस फिर क्या हो जाता है, तो बोलो कवर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, इसलिए वाटर लॉस क्या रहेगा, क्या रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और दूसरा जो है कभी कभी, बोलो सम टाइम, ऑलवेज नहीं बताना, कुछ प्लांट्स में बोलो सम टाइम ट्राइकॉम्स आर सिक्रीटरी इन नेचर। कभी कभी ये प्लांट के लिए क्या करते हैं, कुछ सिक्रेशंस भी करते हैं। क्या करते हैं, तो ट्राइकॉम्स का मेन फंक्शन तो बोलो वाटर लॉस से रिड्यूस करना है, वाटर लॉस को कम करना है। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट्स में ये किसका काम कर लेते हैं, किसका काम कर लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? तो बोलो ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, बोलो एपिडर्मिस, स्टेम, रूट और लीफ तीनों की, हाँ या ना? फिर उसके बाद आपको याद करना है रूट, स्टोमेटा, स्टोमेटा के बाद याद करना है रूट हेयर, और ये चार स्ट्रक्चर आप टोटल पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। एनसीईआरटी पेज नंबर 88, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एनसीईआरटी लिखती है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द, सही है बात या नहीं? फिर लिख रहे हैं कि भाई द कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस लाइक एज ट्राइकॉम्स एंड हेयर्स। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, तो मैंने बताया कि आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग है ये प्लांट बॉडी की। इट इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। कॉम्पैक्टली अरेंज इसलिए क्योंकि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस। एपिडर्मिस इज यूजुअली, एपिडर्मल सेल्स आर विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ, एनसीईआरटी ने स्मॉल अमाउंट लिखा है और मैंने लेस लिखा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल। लाइनिंग ऑफ सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। लाइनिंग ऑफ द सेल वॉल का मतलब है सेल वॉल वाली तरफ में प्रेजेंट है और सेंटर में एक लार्ज क्या है, वैक्यूल। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर विद द कॉल्ड, बताया मैंने कि भाई जो वैक्सी लेयर होती है इसके ऊपर, है ना, जो वाटर लॉस को करती है, रिड्यूस करती है। तो ये तो हो गई एपिडर्मिस, और इसके ऊपर पाई जाने वाली ये लेयर हो गई, इसका नाम क्या है, क्या नाम है, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ एंड क्यूटिकल एब्सेंट इन, एरियल पार्ट में मिलेगी, न्यूली फॉर्म स्टेम और लीफ में मिलेगी बस, रूट में क्यूटिकल नहीं होती। यहां तो कोई दिक्कत। फिर हमने पढ़ा बच्चे किसको, स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द, एंड स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड, इसके ओपनिंग क्लोजिंग का मैकेनिज्म और कैसे गैसेज एक्सचेंज करते हैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, हाँ या ना? Each stomata is composed of the two bean shaped cells are known as, यहां एनसीईआरटी केवल बीन शेप लिखती है, लेकिन ये क्रिसेंट शेप, ये किडनी शेप भी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में लिखा हुआ है, हाँ या ना? यस और नो? तो बीन शेप्ड आर कॉल्ड एज द विच एनक्लोज द स्टोमेटल इन ग्रासेस, ग्रासेस मतलब मोनोकोट, हाँ या ना? द गार्ड सेल्स आर द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। ये देखो आउटर वॉल जो है अवे फ्रॉम द स्टोमेटल is thin and the inner wall toward the stomatal pore is highly, the guard cell possesses chloro and regulate the opening and stomata closing of, मैंने कहा एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, वहां भी सेम डायग्राम बनाया था मैंने, और ये भी कहा था कि भाई एपिडर्मिस में वैसे क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, लेकिन गार्ड सेल्स ऐसी एपिडर्मल सेल्स हैं स्पेशलाइज्ड, जिनमें की प्रेजेंट रहता है कौन, sometime a few epidermal cells in vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size are known as, vicinity का मतलब होता है नजदीक होना,
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, कि पास में है। तो बताओ कि गार्ड सेल के जो क्या है, पास है, उन सेल्स का नाम क्या है? द स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स टुगेदर आर कॉल्ड एज, ये हमने पढ़ा स्टोमेटल अपरेटस, जिसमें स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल तीनों को ऐड किया जाता है, हाँ या ना? नेक्स्ट लिखे है द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर है, रूट हेयर कैसे हैं, और ये एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस से बनते हैं। तो आप बताओ, एलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड हेल्प द एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड एज ट्राइकॉम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली, क्योंकि ये सेल डिवीजन से बनते हैं, ये मैंने बताया आपको अभी अभी कि ट्राइकॉम्स आर मल्टी सेलुलर, हाँ या ना? यस और नो? दे मे बी ब्रांच्ड और एंड सॉफ्ट और दे मे इवन बी, एंड ट्राइकॉम्स हेल्प इन द ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ हाँ बेटा, वरना इसकी शेप मेंटेन नहीं हो पाएगी, है ना? वही, दोनों तरफ ही थिक है, तभी डंबल शेप में आती है। गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज नहीं बनता, ऐसे बोलो आप, है ना? कार्बोहाइड्रेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें। एपिडर्मल सेल्स पैरेंकाइमा है, हाँ बेटा, मैच्योर होती है भाई, मैच्योर सेल्स होती हैं वो डिवीजन कर सकती हैं, हाँ तो वही बात है, मैच्योर सेल्स भी डिवीजन कर सकती हैं। इसे हम कहते हैं कि जी नॉट से सेल जो है दोबारा डिवीजन के लिए आई है। कुछ ही सेल हैं लिविंग सिस्टम में जो परमानेंट मतलब क्या रहती है जी नॉट में, इस जी नॉट को टेम्परेरी पॉज कहा जाता है, जरूरत पड़ने पर फिर से सेल डिवाइड कर सकती हैं। और सुना क्या हाल है? गार्ड सेल चाहे मोनोकोट की हो चाहे डाइकोट की हो, क्लोरोप्लास्ट दोनों में है। दिखाया क्यों नहीं? एनसीईआरटी ने लिखा नहीं थ्योरी में, उसने ये कहा कि गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो एरो नहीं लग रहा उधर, गार्ड सेल मतलब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, बस। और बताओ, डंबल शेप में भी सेम ही रहेगा, लेकिन बाहर की तरफ उस कवरिंग को कवर कर लेती है कौन? सब्सिडरी सेल, इसलिए उधर से पानी नहीं निकलता, सेंटर वाले पोर्शन से निकलता है, बस। चलो, जो आपने डाउट पूछा वो तो एग्जाम में आना ही नहीं, जो एग्जाम में आना है वो क्लियर कर चुका हूं मैं। सही है बात या नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम जो पढ़ेंगे वो है कौन? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखो, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीएस ऑफ द स्टेम, ठीक है? स्टेम का जब आप टीएस पढ़ो तो बोलो सबसे बाहर वाली लेयर जो है ना, उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? बोलो, ये लेयर तो है एपी, इसको नहीं पढ़ना, क्योंकि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में पढ़ दिया इसको हमने। इसके अंदर की तरफ जो सेल्स की लेयर मिलेगी ना, ये वाली, इसे बोलेंगे, बोलो हाइपोडर्मिस। ये क्या है? बोलो, जो हाइपोडर्मिस है ये कॉलन काइमा की बनी होती है। अगर हम बात करते हैं डाइकोट स्टेम की तब, और बच्चों यही बनी होती है स्क्लेरेन काइमा की। लेकिन जब हम बात करते हैं मोनोकोट स्टेम की, सही है? फिर आप बताइए कि उसके अंदर की तरफ आपको जो टिश्यू मिलता है वो कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ मिलती है आपको एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की अंदर की तरफ लेयर मिलती है आपको पेरिसाइकल। क्या मिलता है? और उसके अंदर की तरफ आपको मिलते हैं वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोयम। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई ये फ्लोयम है, फ्लोयम, फ्लोयम, फ्लोयम और फ्लोयम,
सही है। और फ्लोएम के अंदर की तरफ सही है। तो आप बताएंगे कि जो सेंट्रल पोर्शन है ना, ये वाला इसे बोलेंगे पिथ। ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं पिथ रेज या मेडुलरी रेज। ये दोनों ही सेल्स किसकी बनी हुई है? पैरेनकाइमा की। ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमा। ये वाली सेल एंडोडर्मिस। और उसके अंदर आप बताओ कि दो चीजें छोड़नी है, पूछो क्या क्या। एक तो बोलो ये वेस्कुलर बंडल, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? बोलो, बिसाइड वेस्कुलर बंडल एंड एपिडर्मिस। और भाई तो खड़ा हो, खड़ा हो। क्या नाम क्या तेरा? बाहर आ इधर, एनसीईआरटी लेके आना साथ में। टेस्ट दिया तूने संडे वाला? कितने नंबर आए तेरे? 430 में सिलेक्शन हो जाएगा तेरा? है? करने क्या आता है क्लास में? 3 दिन से देख रहा हूँ बड़े बड़े दांत दिखाता है बैठ के लास्ट बेंच पे। क्या स्पेशल मिल गया? भाई पढ़ना है तो क्लास में बैठ, नहीं पढ़ना तो क्लास से बाहर चल। समझ आ रही है बात? मैं पढ़ा रहा हूं इधर, मैं डायग्राम बना रहा हूं इधर फेस करके। इनको पता नहीं क्या मिला हुआ है वहां पर। लास्ट बेंच में बैठते इसलिए हम। और पहले दिन से समझा रहा हूं, पहले बेंच से लेकर लास्ट बेंच तक हर बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नजर नहीं मिला पाता बच्चा दोबारा, जब दोबारा एडमिशन लेता है अगले साल, बिठाओ इसको यहां पर। नजर नहीं मिलाता बच्चा, वो पता नहीं ऐसा सोच लेता कि पता नहीं क्या करके आ गया मैं। लास्ट ईयर जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो बार बार एक ही बात बोलता था कि बच्चों एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। तो उस टाइम पे कई सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनको लगता था कि यार मैं तो रिपीटर हूं, मेरे को तो आता है, बैग उठाया धीरे से निकल गया सर के सामने से, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। आज जिन जिन मास्टरों की उन्होंने क्लास छोड़ी थी चलते टाइम या ध्यान नहीं दिया था, टीचर से वो नजर नहीं मिला पाते, दोबारा मिलते हैं जब जब वो रिपीटर बनते हैं तो उस टाइम पे फिर उनको शर्म आती है। और मैं चाहता हूं कि ये फीलिंग आपको ना आए अगले साल। अगले साल जब आप मुझसे मिले तो पूरी गर्दन आपकी ऊपर उठी हुई हो और नजरें मिले आपके सामने कि देखो सर सिलेक्शन लेके आया हूं। ये हाथ जोड़ के खड़े हैं, गर्दन झुका के खड़े हैं कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। पढ़ाई करिए ईमानदारी से। और पूरे दिन में 24 घंटे ना मस्ती करने का टाइम निकालिए ना, 1-2 घंटे। मैंने कब मना किया तुम्हें मस्ती करने से? 6 घंटे, 6.5 घंटे आपकी क्लासेस हैं। 6-6.5 घंटे आप अपनी सेल्फ स्टडी कर लीजिए। समझ रहे हैं? 13-14 घंटे बचते हैं, पीछे 10 हुए, 10 में से 7 घंटे सोइए, 3 घंटे आपके पास हैं। तो 3 घंटे लगातार तो नहीं खाना खाते आप लोग। करिए ना मस्ती, किसने रोका है? जाइए दोस्तों के साथ करिए एंजॉय। लेकिन आपकी पढ़ाई उससे वो नहीं होनी चाहिए, इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मस्ती करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस टाइम पे मस्ती है फिर मस्ती है, फिर पढ़ाई की बात नहीं है। लेकिन जब पढ़ाई है तो फिर पढ़ाई है, फिर मस्ती की बात नहीं है। सुन ले बात ध्यान से, 2 लेक्चर और है मेरे। बैठना तो ईमानदारी से बैठ, वरना क्लास से बाहर चल। फीस तूने पढ़ने की भरी है, दांत निकालने की नहीं। कॉर्टेक्स जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू है। अब आपको एक बात समझनी है, बोलो एक तो छोड़ दो एपिडर्मिस को और एक छोड़ दो वेस्कुलर। इसके अलावा जितना भी पोर्शन पढ़ रहे हो, बोलो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, पिथरेज, ऑल आर ग्राउंड टिश्यू। मतलब जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी खाली जगहों में टिश्यू भर दिया गया है, वो सारा क्या है? क्या है? तो बताओ कि ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो प्लांट बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट बनाता है। इसलिए ग्राउंड टिश्यू को फंडामेंटल टिश्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि फंडामेंटल है क्योंकि ये सेल का मतलब ऑर्गन का मैक्सिमम पोर्शन बना रहा है। कौन? एपिडर्मिस तो केवल आउटर कवरिंग बना रहा है। वेस्कुलर बंडल केवल केवल वेस्कुलर बंडल्स को बना रहा है।
और ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है ऑर्गन का उसको बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल टिश्यू। दूसरा, जब हम लीफ पढ़ते हैं तो लीफ में हमने दो एपिडर्मिस पढ़ी है, एक हम पढ़ते हैं अपर एपिडर्मिस और एक पढ़ते हैं हम, सही है बात या नहीं? यस और नो? जब हम अपर एपिडर्मिस की बात करें और साथ ही साथ हम, तो दोनों के बीच में जो टिश्यू पाया जाता है ना बच्चे, ये समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, इस टिश्यू का नाम है मीजोफिल। क्या नाम है? क्या नाम है? तो बताइए ना, इस टिश्यू का नाम क्या हो गया? तो बोलो, मीजोफिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि दोनों एपिडर्मिस तो किसमें आ गए? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। किसमें आ गए? और मीजोफिल्स ग्राउंड टिश्यू। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और ऐसे स्टेम और रूट में एपिडर्मिस छोड़ दीजिए और किसे छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं सारी क्या हैं? क्या है? क्या है? क्लियर है बात आपको? यस और नो? चलो फिर एनसीईआरटी से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को पढ़ते हैं। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट and the vascular bundles constitute the, it consists of the simple tissue such as parenchyma, collenchyma and, आपको मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू तो क्या होता है, लेकिन हमारे पास ये कॉलेनकाइमा भी हो सकता है और, सही है बात या नहीं? मतलब ग्राउंड टिश्यू के अंदर सेल पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों टाइप की मिल सकती हैं आपको, हाँ या ना? आगे बढ़ो। पैरेनकाइमेटा सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन पेरिसाइकिल, पिथ एंड, ये पिथ रेज का ही दूसरा नाम मेडुलरी रेज है, हाँ या ना? फिर कह रहा है इन द प्राइमरी स्टेम एंड इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द थिन वोल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड दीज आर नोन एज, मतलब इतने सारे सेल्स के साथ मीजोफिल भी ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है। तो आप बताइए कि जो ऑर्गन्स होते हैं रूट, स्टेम और जो प्लांट स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी है, रूट, स्टेम और, उसमें मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो बनता है वो किससे बनता है? इसीलिए ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर है बात आपको? यस और नो? बिल्कुल। तीसरे नंबर पे जो टिश्यू सिस्टम है उसका नाम है, क्या नाम है? वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम। सही है बात या नहीं? वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम को बोलो कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम भी कहा जाता है। और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम में कौन कौन आएगा? जाइलम एंड, तो जाइलम अपने आप में एक टिश्यू है, फ्लोएम अपने आप में एक टिश्यू है, और एक से ज्यादा टिश्यू अगर आपस में काम करें तो उसे क्या बोलते हैं? सही है बात या नहीं? जाइलम अपने आप में क्या है? फ्लोएम अपने आप में क्या है? और अगर एक से ज्यादा टिश्यू एक साथ काम करें तो, सही है बात, हाँ या ना? अच्छे से आप बताइए, जब हम जाइलम, फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो वेस्कुलर टिश्यू हमारे पास हैं उनको हमने प्राइमरी वेस्कुलर बंडल पढ़े हैं हमने, अगर आपको याद हो तो। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल में एक तो आएगा, बोलो, प्राइमरी जाइलम, और जो प्राइमरी जाइलम है ना उसके दो पार्ट पढ़े थे। वेरी गुड, प्रोटोजाइलम और, याद है आपको? प्रोटोजाइलम और जब हम प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं ना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, तो इसके फिर आगे दो पार्ट बताते हैं, एक बताते हैं एंडार्क और एक बताते हैं एक्सार्क। एक्सार्क होता है रूट में और एंडार्क होता है स्टेम में। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ऐसा, हाँ या ना? अच्छे से आगे बढ़े। इसी वेस्कुलर बंडल में प्राइमरी में दूसरा जो टिश्यू पढ़ा था वो पढ़ा था हमने प्राइमरी फ्लोएम। क्या पढ़ा था? अब आप बताओ कि जो प्राइमरी फ्लोएम है उसके भी दो पार्ट थे, प्रोटोफ्लोएम, पढ़ तो फ्लोएम रहा है और बोल जाइलम रहा है। हाँ, प्राइमरी फ्लोएम का पहला पार्ट प्रोटो और दूसरा
मेटाफ्लोयम। सही है बात या नहीं? यस और नो? तो आपको ये भी समझना है कि भाई इन दोनों को मिलाकर, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम को मिलाकर हम कहेंगे प्राइमरी वेस्कुलर बंडल। और इसी के साथ साथ होते हैं, बोलो कौन? सेकेंडरी वेसिकुलर बंडल। यस और नो? वेस्कुलर बंडल में आता है, बोलो, सेकेंडरी जाइलम और आता है सेकेंडरी फ्लोएम। और ये कब बनते हैं? एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, एट द टाइम ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी, बाय द हेल्प ऑफ वेस्कुलर। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? यहां तो कोई दिक्कत? ये तो पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको। हाँ या ना? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल की। किसकी बात करते हैं? जब हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें तो पहले हमें पढ़ने हैं, बोलो, रेडियल वेस्कुलर बंडल। बताइए, ये मिलते हैं रूट्स में। किसमें मिलते हैं? जैसे हम रूट का टीएस पढ़ते हैं, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, और उसके अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ या ना? रेडियल वेस्कुलर बंडल, बोलो, रूट में मिलता है। रूट में मिलता है तो उसमें बोलो, जैसे ये फ्लोएम है, ये कौन है? फ्लोएम। और इनका जो जाइलम है ना, जाइलम, बोलो, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस। कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो सेम रेडियस पर नहीं होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और यहां अगर आप जाइलम को देखेंगे ना, ये स्ट्रक्चर जो है वो कौन है? अब जाइलम में भी दो चीजें हैं, बोलो, ये है प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम। अब प्रोटो और मेटा की अगर बात करें तो यहां जाइलम एक्सार्क हो गया, यहां जाइलम कैसा हो गया? और आप बताइए, एक्सार्क कंडीशन रूट में होती है। सही है बात या नहीं? अगर आप वेस्कुलर बंडल्स को देखेंगे तो यहां जाइलम और फ्लोएम इस रेडियस पर कौन है? जाइलम है। इस रेडियस पर कौन है? इस रेडियस पर, 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 इस रेडियस पर। तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर, इसे बोलेंगे रेडियल वेस्कुलर बंडल्स। क्या बोलेंगे इसे? क्या बोलेंगे इसे? सही है बात या नहीं? यस और नो? और दूसरे वेस्कुलर बंडल आपको याद करने हैं, कॉन्जॉइंट। कौन से? ये बताइए, आपको मिलते हैं इन स्टेम। कहां मिलते हैं? जब आप बताएंगे कि स्टेम की हम बात करें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, और अंदर की तरफ वेस्कुलर बंडल। अब वेस्कुलर बंडल में बताओ कि ये कौन कौन? और फ्लोएम के अंदर की तरफ मेटाजाइलम, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम, अंदर की तरफ। सही है। सेंट्रल पोर्शन को बोलेंगे पिथ, सेंट्रल पोर्शन को पिथ। और आप बताइए कि यहां जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर है। देखो आप, जब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलती है। आप याद करो, जब मैंने लेक्चर शुरू किए थे ना स्टार्टिंग के दिनों में, तो मैंने कहा था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम केवल किसमें मिलता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम केवल किसमें मिलता है? हाँ, रूट में। रूट में ना मिलने का रीजन है क्योंकि रूट में जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पर नहीं होते। हाँ या ना? यस और नो? अच्छे से। ऐसे वेस्कुलर बंडल का नाम। और कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के बारे में याद करो कि जैसे मैं ये बताऊं कौन सा जाइलम और ये कौन सा जाइलम, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो ये जो स्ट्रक्चर है, बोलो, ये जाइलम है। और जाइलम की पोजीशन कैसी है? कैसी है?
और बाहर की तरफ जो मिल रहा है ये कौन है, कौन है? समझ रहे हैं मेरी बात? यहां तो कोई प्रॉब्लम? यस और नो? अब आप बताइए कि जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं कौन? आरडीएक्स इसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं, लेकिन दिमाग मत लगा इतना, क्योंकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो हमारे टर्म है ही नहीं। अब जैसे मैं आपको कॉन जॉइंट पढ़ा रहा हूं, तो इसमें फिर आगे कॉन जॉइंट कोलेटरल, कॉन जॉइंट बाई कोलेटरल, ऐसे कुकर बेटेसी के अंदर आपको एक्सेप्शनली मैं आपको पढ़ा दूं, तो पढ़ाने को मेरे पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाना है इसको, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जो शब्द हमारे सिलेबस में है केवल उन्हीं पर फोकस करें तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए, और ज्यादा अच्छे से एग्जाम को आप ठीक कर पाएंगे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये आरडीएक्स नाम का बच्चा ये जिसने ये कहा था कि जब मैं आपको कह रहा था ना कि लास्ट क्लास ऐसे परसों है तो ऐसे करके उसने लिखा था कि जो भी हो, जो पढ़ाया है आप बस इतना पता है कि कम आएगा नीट में। इसका मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है आपको उससे तो नीट में कम ही आता है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी तो पेपर में नहीं आती, पेपर एनसीईआरटी से आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि हमें आउट ऑफ द एनसीईआरटी की टर्म्स को याद करने की जरूरत, कल भी समझाई थी मैंने बात की, क्लासिकल बॉटनी में आप केवल एनसीईआरटी फॉलो करिए, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो इसलिए आप एनसीईआरटी पर फोकस रहिए। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल टर्म्स आप में से भी अगर किसी को लगता हो तो काउंटर पे पेन कॉपी लेकर आइए, मैं तो जाइलम फ्लाइम और भी बढ़िया से क्लियर कर सकता हूं आपको, डिटेल्ड एक्सेप्शन के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अपने को फिर वो हेड्रोम लैपटॉम, ये हेड्रोसेंट्रिक लैप्टोसेंट्रिक बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है मेरे पास जाइलम फ्लाइम के लिए, लेकिन मैं नहीं बता रहा क्योंकि हमारे काम की है ही नहीं। मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में कितना आता है। आप बताइए, वेस्कुलर बंडल दो टाइप के हैं, एक आपको याद करने हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन वेस्कुलर बंडल वो होते हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम। बोलो, एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ वेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम एंड सेकेंडरी ग्रोथ अकर। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोयम बनता है, हाँ या ना? एग्जाम्पल बोलो, डाइकोट स्टेम एंड डाइकोट रूट। डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में ही ऐसा होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ओपन टाइप के वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक वेस्कुलर बंडल आपको याद करने हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल में बोलो, नो वेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म। यहां वेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन, तो बोलो, नो वेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म। यस और नो? इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर। यस और नो? अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो एग्जांपल बोलो, मोनोकोट रूट एंड स्टेम। एक तो एग्जांपल ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल याद करो, लीव्स। लीव चाहे डाइकोट की हो और चाहे लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? क्योंकि एक टाइम के बाद जो लीफ है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लीफ फ्लावर फ्रूट एक लिमिटेड डायमेंशन तक ग्रोथ करते हैं और उसके बाद फॉल हो जाते हैं। तो इसका मतलब लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, लीव्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सही है बात या नहीं? लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में और रूट में। किसके? डाइकोट के। मोनोकोट के स्टेम और रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर है बात आपको यहां तक? यस और नो? कोई प्रॉब्लम? आगे देखो फिर आप, पेज नंबर 90, हेडिंग है वेस्कुलर बंडल्स। द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्लोयम एंड ये जो ब्लैक टी शर्ट में बैठा है पीछे से तीसरा बेंच है, हाँ तेरा पड़ोसी भी, क्या खा रहे हो तुम दोनों? थूक क्या हो दोनों के दोनों? चलो
फुर्ती से। The vascular system consists of the complex tissues, the phloem and the xylem and phloem together constitute the vascular. In dicotyledonous, cambium is present between the phloem and such vascular bundle because of the presence of cambium possesses the ability to form the secondary xylem and hence are called as, ये आपके सामने देखो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इनके बीच में एक वेस्कुलर कैम्बियम बनती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऐसा आपको डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में मिलता है। इन मोनोकोटिलेडोनस द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन हेंस सिंस दे डू नॉट सेकेंडरी। सही है बात या नहीं? सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाएंगे। दे आर रेफर टू एज when the xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in a alternate along the different, the arrangement is called as the radial such as in, ये आपके सामने देखो यहां जाइलम और फ्लोयम जो है वो डिफरेंट रेडियस पर है। यहां जाइलम फ्लोयम जाइलम फ्लोयम जाइलम फ्लोयम जाइलम फ्लोयम डिफरेंट रेडियस पर, हाँ या ना? तो क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे? सही है बात या नहीं? यस और नो? और आगे बोला कि इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोयम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम, such vascular bundle are commonly in the, and the conjoint vascular bundles usually have the on the outer side of the xylem। आप देखो ना यहां मैंने फ्लोयम जो बनाया वो जाइलम के बाहर की तरफ रखा हुआ है। सही है बात या नहीं? और जाइलम और फ्लोयम दोनों ही सेम रेडियस पर हैं। कहां पर हैं? ऐसे वेस्कुलर बंडल को क्या बोलेंगे? कोई प्रॉब्लम यहां तो? कोई दिक्कत? जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे इधर भी जाइलम फ्लोएम के बीच में ही कैम्बियम बनेगी, यूं करके बनती है कैम्बियम रिंग, सॉरी यूं करके बनती है। ये रूट की कैम्बियम है और ये स्टेम की कैम्बियम है। पूछ कैसे बनी? तो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ेगा तुझे। चलें भी आगे। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? रूट में भी और स्टेम में भी, दोनों में, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम। इंट्रा और इंटर यहां यूज नहीं कर सकते आप टर्म्स। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहां आप सेम रेडियस पर नहीं है। जहां आप सेम रेडियस पर होते हैं वहां फ्लोएम और जाइलम के बीच में इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम पड़ते हैं। यहां आप सेम रेडियस पे है ही नहीं, तो बीच में इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं आएगा। और बताओ, और सुना क्या हाल है? बढ़े आगे, पढ़ाएंगे ना, सब बताएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ के टर्म्स तो अभी पूछ रहे हैं मेरे से। अब आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स, रूट स्टेम और लीव्स। सबसे पहला टॉपिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी में वो क्या है? डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर। किसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है? डाइकोट रूट और, डाइकोट रूट और, तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं डाइकोट रूट की, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइकोट रूट इज, सबसे बाहर की लेयर का नाम क्या है? ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होता है कॉर्टेक्स। बताइए रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती? रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। जैसे मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताऊं,
और मैं कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, हाँ या ना? यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैं सबसे बाहर की तरफ बना रहा हूं, ये गोला, बोलो ये एंडोडर्मिस है। रूट की एंडोडर्मिस, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो लेयर मिलती है उसको बोलते हैं पेरिसाइकल। क्या बोलते हैं? ये पेरिसाइकिल है। बोलो रूट में पेरिसाइकिल की लेयर जो होती है वो पैरेनकाइमा सेल्स होती है, लेकिन उनकी वॉल थिक होती है। पैरेनकाइमा सेल्स की वॉल थिक होती है। जैसे मैंने ये सेल्स बनाई है, बोलो ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं, लेकिन इन पैरेनकाइमा सेल्स की वॉल कैसी है? तो बोलो इन रूट्स वॉल ऑफ द पैरेनकाइमा सेल्स कैसी हैं? थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स फॉर्म द पेरिसाइकल। थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स फॉर्म द इन रूट। और मल्टीपल लेयर्स होती हैं, मैंने इसलिए दो लेयर बनाई है यहाँ पर, ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अंदर की तरफ जो रीजन प्रेजेंट है वहां जाइलम और फ्लोएम मिलेगा। तो हम पढ़ किसको रहे हैं? डाइकोट। अब डाइकोट रूट पढ़ रहे हो तो जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होगा या डिफरेंट रेडियस पर? हाँ, तो डिफरेंट रेडियस पर होगा तो बोलो ये तो है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम, सही है। ये 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 फ्लोएम, सही है। और इधर कौन है? जाइलम। डिफरेंट रेडियस पे है, एक्सार्क टाइप का जाइलम होता है। बोलो डिफरेंट रेडियस पर है और एक्सार्क टाइप का जाइलम है। एक्सार्क टाइप का है मतलब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम ये है सिचुएशन, सही है। और इस रीजन में जितनी भी सेल्स है ना, यहां वाली ये, बोलो ये कॉर्टेक्स है। क्या है? कॉर्टेक्स की सेल्स बोलो पैरेनकाइमेटस होती हैं। कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? और पैरेनकाइमा होने का मतलब इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? और ये जो कॉर्टेक्स है बोलो ये ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? तो सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस। बोलिए इसे एपिब्लेमा भी कहते हैं। होता क्या है कि जो रूट है ना, रूट वो ग्रो करती है सॉइल में। जब रूट सॉइल में ग्रो करेगी तो जो रूट का सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस वाला हिस्सा होगा ना, वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन करेगा तो रगड़ खाने से बोलो बाहर की एपिडर्मिस खत्म होगी, हाँ या ना? और जब बाहर की एपिडर्मिस खत्म होगी तो जो कॉर्टेक्स की बाहर सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो एपिडर्मिस का काम करने लग जाती है। कॉर्टेक्स की जो सबसे, वो किसका काम करना शुरू करती है? और हम उसे बोलते हैं फिर एपिब्लेमा। तो बोलो एपिडर्मिस बोल सकते हो, एपिब्लेमा बोल सकते हो। न्यूली फॉर्म रूट में एपिडर्मिस, लेटर एपिब्लेमा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। दूसरा आपको बताना है कि भाई यहां से लेकर यहां तक का जो ये टिश्यू है ना कंप्लीट, इसे बोलेंगे हम कॉर्टेक्स।
क्या बोलेंगे? और बताओ कि ये कॉर्टेक्स किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमा का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सेल हम पढ़ेंगे, बोलो उसको बोलेंगे एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे? और एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है, बोलो सुबेरीन स्ट्रिप्स। क्या प्रेजेंट है? बोलो सुबेरीन या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सुबेरीन की बनी होती है ना ये, और ये सेल वॉल की परमेबिलिटी को कम कर देती हैं। सेल वॉल की परमेबिलिटी को ये सुबेरीन प्रेजेंट है। रेड कलर का बना रहा हूं, ये क्या है? सही है। आप बताइए कि भाई एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है। और एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? सुबेरीन स्ट्रिप्स। क्या प्रेजेंट है? सुबेरीन स्ट्रिप्स। और उसके अंदर की तरफ जो टिश्यू है उसका नाम बोलो पेरी। बोलो ये होता है थिक वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल। कैसी सेल है? बोलो थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड। और जो सेंट्रल रीजन है ये वाला, बोलो इस सेंट्रल रीजन का नाम है पिथ। सेंट्रल रीजन का नाम क्या है? पिथ। सही है बात या नहीं? तो बताओ ये सेंटर में कौन? सही है। किसका बना हुआ है पिथ? पैरेनकाइमा का। ये मैंने पैरेनकाइमा टिश्यू में बताई थी आपको बात, याद है आपको? तो पिथ किसका बना हुआ है? पिथ किसका बना हुआ है? पैरेनकाइमा का। और पिथ बहुत छोटा होता है, बोलो डाइकोट रूट का। बोलो ऐसे, डाइकोट रूट का पिथ बहुत छोटा होता है। और ये जो मैंने डॉटेड सेल बनाई है ना रेड कलर की, ये क्या है? पैरेनकाइमा। और इसको बोलेंगे क्या? कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? देखो पिथरेज बोलने के लिए क्या होना चाहिए? पिथरेज बोलने के लिए जाइलम और फ्लोयम जो है वो सेम रेडियस पर होना चाहिए। तो ये जो बीच वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला, इनको बोल दो क्या? पिथरेज। और ये होगा पिथ, पिथरेज। सही है। लेकिन यहां सेम रेडियस पे तो है नहीं। तो ये जो टिश्यू दिख रहा है ना बीच बीच में, ये वाला, है या नहीं है? इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, तो रूट के रिस्पेक्ट में आपको याद करना है कंजक्टिव टिश्यू। क्या याद करोगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां जो स्ट्रक्चर मैंने ये जो ब्लू कलर में बनाई है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फ्लोयम। क्या नाम है? और ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई ये कैसा है? और जाइलम है तो रूट पढ़ रहे हैं या स्टेम? तो एक्सार्क होगा या एंडार्क? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? लेकिन साथ ही साथ बताइए कि रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। यस और नो? और सॉइल से जब ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज करने के लिए इस पर क्या पाए जाते हैं? और अभी अभी पढ़ के आए हैं कि रूट हेयर्स आर द पार्ट ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। रूट हेयर्स आर द पार्ट ऑफ एपिडर्मल। एपिडर्मल। तो बताइए ये स्ट्रक्चर है डाइकोट रूट की। किसकी? किसकी? इसमें आपको वेस्कुलर बंडल के जो नंबर है वो 2 से 4 तक रखने हैं बस। मिनिमम 2, मैक्सिमम, इससे ज्यादा वेस्कुलर बंडल नहीं मिलेंगे आपको। जाइलम फ्लोएम या तो 2 या, और हमारे डायग्राम में कितने दिख रहे हैं? 4। एनसीईआरटी 2 to 4 पैचेज ऑफ द वेस्कुलर बंडल लिखती है जब आप पढ़ेंगे। अभी पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी भी आपको मैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं?
सुबेरिन स्टेप्स, कैस्पेरियन स्टेप्स, हाँ या ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अरे यस और नो तो बोलो, पक्का? फिर हम बात करें मोनोकोट रूट की, किसकी बात करें? तो वही बताओ, सबसे बाहर कौन? एपिडर्मिस, सही है। और उसके अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, सही है। तो ये टिश्यू कौन? एंडोडर्मिस बेटा, इसके अंदर पेरिसाइकल बनेगी ना। ये जो व्हाइट कलर की सेल्स बनाई वो मैंने क्या बनाई? बोलो, मोनोकोट और डाइकोट रूट लगभग सेम ही होती हैं। एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकल है, फिर कौन है? और पेरिसाइकिल की सेल्स आपको पता है थिक वॉल्ड होती हैं, अभी अभी पढ़ा है हमने, हाँ या ना? और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ फिर वेस्कुलर बंडल्स आते हैं, पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ और वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं उसके अंदर की तरफ पित्त होती है, और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो पैरेन्काइमा टिश्यू रहता है उसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो बोलो, डाइकोट और मोनोकोट रूट जो होती हैं वो इंटरनली तो लगभग सेम ही होती हैं, हाँ या ना? और ये जो टिश्यू मैं बना रहा हूं इसका नाम क्या है? सात। कितने फ्लोएम बनाए मैंने? 7 फ्लोएम बनाए, तो बोलो 7 ही जाइलम होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेटाजालम अंदर की तरफ, प्रोटोजालम, मेटाजालम अंदर की तरफ, प्रोटोजालम, मेटाजालम अंदर की तरफ, प्रोटोजालम, एक्सार्क कंडीशन। सेंट्रल पोर्शन क्या होगा? पिथ, हाँ या ना? और ये वाली सेल्स क्या है? तो आप बताओ कि जैसा डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है वैसा ही कुछ दिखने में मोनोकोट रूट का स्ट्रक्चर है। जैसा स्ट्रक्चर किसका है वैसा ही कुछ दिखने में कैसा है? मोनोकोट रूट का भी, हाँ या ना? लेकिन दोनों में फर्क क्या है? उसमें वेस्कुलर बंडल 2 से 4, इधर 6 से ज्यादा। मैंने यहां 7 बनाए, आपके डायग्राम में 8 बने हुए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो मुझे तो 6 से ज्यादा समझाने हैं। मुझे एनसीईआरटी की थ्योरी को बैलेंस करके चलना है। तो एनसीईआरटी लिखती है मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल। अब मोर देन 6 बोलो, 7 6 से क्या है और 8 भी। एनसीईआरटी के डायग्राम में वेस्कुलर बंडल कितने बने हुए हैं और यहां मैंने कितने बनाए? और सेंट्रल पिथ का साइज क्या है? तो बोलो, डाइकोट रूट से डाई मोनोकोट रूट का जो पिथ वाला रीजन है वो, और बाकी जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होगा आसपास उसको हम क्या बोलेंगे? ये टिश्यू जो रेड कलर के डॉटेड डॉटेड पॉइंट बना रहा हूं ये क्या है? क्या है ये? और ये सेंट्रल पोर्शन। तो पिथ दोनों में से बड़ी किसकी, छोटी किसकी? वेस्कुलर बंडल ज्यादा किसमें, कम किसमें? रूट हेयर किसमें, मोनोकोट डाइकोट या दोनों में? बोलो, रूट दोनों में है तो रूट हेयर भी, रूट दोनों में है तो रूट हेयर भी। और रूट हेयर का काम है वाटर का क्या करना? तो बोलो, एपिडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और फिर हम बात करेंगे किसकी? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यहां तो कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो? हाँ, क्योंकि एक्सेप्शन बायोलॉजी में हर जगह ही है। मैंने कल भी तेरे को बताई थी ये बात कि बायोलॉजी या बॉटनी क्लासिकल जब भी आप पढ़ते हैं तो साथ में आपको रेफरेंसेस लेकर चलना होता है। लेकिन हमारी जो ये 11th क्लास की और 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें प्लांट के रिस्पेक्ट में जितने भी रेफरेंस है वो सारे एंजियोस्पर्म के। एक्सेप्शन आपको याद नहीं करने, आपको जनरलाइज एंजियोस्पर्म के करेक्टर याद करने हैं। तो जनरली आपको मोर देन 6 बताने हैं। इसका मतलब मोनोकोट में हमें 6 से कम भी मिले हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्यादातर मोनोकोट में 6 से, क्योंकि अर्थ पर पहले कौन आए थे? डाइकोट्स, और डाइकोट के बाद मोनोकोट आए थे। तो डाइकोट में वेस्कुलर बंडल कितने थे? 2 से। तो बताओ कि एकदम से थोड़ी 2 से मतलब 7-8 हो गए होंगे, धीरे धीरे बने होंगे ना। तो ऐसे एक्सेप्शनली हमें मोनोकोट भी ऐसे मिल गए हैं जिनमें 6 से कम वेस्कुलर बंडल भी होते हैं। लेकिन जनरलाइज बात है कि मोनोकोट का करेक्टर है कि उसमें 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये याद करना है। वो तो हमें, मैंने कहा ना, बायोलॉजी में ओनली, ऑलवेज, ये बहुत खतरनाक है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि हर जगह यूजुअली टर्म आएगी, क्योंकि बायोलॉजी में एक्सेप्शन बहुत होते हैं, हर जगह ही मिलते हैं। बढ़े भी आगे, काम की बातें जो एग्जाम में पूछी जाएंगी वो कंपेयर करके आपको दोनों की बता रहा हूं मैं। यहां तक क्लियर है बात? दूसरी बात ये समझना कि जो एंडोडर्मिस की जो रूट होती है ना, एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं रूट में, उनमें सुबेरिन स्ट्रिप पाया जाता है। लेकिन अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो मैंने जाइलम के ठीक सामने की जो सेल्स रहे, ये देखो जाइलम के ठीक सामने की सेल्स, इनमें मैंने सुबेरिन रखा, लेकिन सुबेरिन कम रखा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरे सेल्स की कंपेयर में। पूछो क्यों? क्योंकि ये सेल जो एंडोडर्मिस की ठीक किसके सामने है? जाइलम के। इनको क्या कहा जाता है? पैसेज सेल्स। क्या कहा जाता है? पैसेज सेल से होगा क्या कि जब बाहर से पानी अंदर आएगा एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्टिक मूवमेंट से, तो वो पैसेज सेल से जाइलम तक पहुंचेगा। बाकी जगहों पे सुबेरीन होने का फायदा ये हो गया, डैम देखा आपने? वाटर डैम, डैम के जब दरवाजे खुलते हैं ना तो पानी आगे निकल जाता है पीछे। वही समझो कि एंडोडर्मिस यहाँ डैम का काम कर रही है। वाटर डैम ऑफ द रूट भी कहते हैं एंडोडर्मिस को। क्यों? बाहर से जब रूट हेयर से या एपिडर्मिस से वाटर एब्जॉर्ब होके आएगा तो यहां से कहां चला गया? अब जाइलम में पिट्स होते हैं, पिट से पानी का रेडियल कंडक्शन भी होगा। अब पानी जो इस एरिया में प्रेजेंट है ना, यहाँ पिथ वाले एरिया में या कंजक्टिव टिश्यू वाले एरिया में, तो यहां से पानी वापस निकल के कहा ना चला जाए। इसके लिए बाकी सब में क्या है? फुल सुबेरीन है। केवल सुबेरीन कम है पैसे सेल्स में, ताकि पानी अंदर आ सके। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसलिए जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि एंडोडर्मिस आर द कंट्रोल पॉइंट वेयर प्लांट ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन का मतलब है कि आप एंडोडर्मिस के थ्रू केवल जाइलम की तरफ आते हैं, जाइलम से बाहर कॉर्टेक्स की तरफ नहीं जाते। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक बात और समझाता हूं, छोटी सी बात है, बड़े काम की, पहले भी क्लियर कर चुका था मैं आपको, लेकिन आज फिर बताता हूं कि जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स, इसके हम 3 पार्ट बताते हैं। एक बताते हैं हम हाइपोडर्मिस, एक बताते हैं हम रियल कॉर्टेक्स, और एक बताते हैं हम एंडोडर्मिस। ये मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी समझाई थी बात। और मैंने कहा कि रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती। और आप देखो एपिडर्मिस के ठीक बाद हमने किसको पढ़ाया? एपिडर्मिस के ठीक बाद हमने किसको पढ़ा? तो बोलो एंडोडर्मिस इज पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के कितने पार्ट होते हैं? कॉर्टेक्स की सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर, और इसके बीच में रियल कॉर्टेक्स। हाँ या ना? यस और नो? और रूट में हाइपोडर्मिस तो, लेकिन एंडोडर्मिस तो होती है। तो एंडोडर्मिस किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? तो बोलो एंडोडर्मिस के अलावा ये अंदर का जितना भी टिश्यू है ना, जिसमें पेरिसाइकिल भी आ गया, जाइलम फ्लोएम भी आ गए, पिथ भी आ गया, कंजक्टिव टिश्यू आ गया, सारा का सारा टिश्यू जिसको मैं यहां हाईलाइट कर रहा हूं ना ये, बोलो इसे बोलते हैं स्टील। क्या बोलेंगे? इनसाइड द एंडोडर्मिस ऑल टिश्यू collectively known as steel inside the एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या बोलेंगे आप? जितना भी टिश्यू है जिसमें पेरिसाइकिल आ गया, जाइलम फ्लोएम आ गए, पिथ आ गया, कंजक्टिव टिश्यू आ गया, सबको मिलाकर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? यहां तो कोई डाउट? चलो देखो एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 90 पे, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। इसमें सबसे पहले डाइकोट रूट है। इट शो द ट्रांसफर ऑफ द, फिर कह रहे द आउटर मोस्ट लेयर इज,
मैनी ऑफ द सेल्स एपिब्लेमा फ्रॉम द यूनिसेलुलर रूट। यहां प्रोटेड्यूस का मतलब है आउटर ग्रोथ, बाहर की तरफ उभरना। हिंदी में शब्द देखो तो उभरना बाहर की तरफ। सही है बात या नहीं? द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लेयर थिन वॉल्ड पैरेनकाइमा सेल्स। मतलब ये कॉर्टेक्स रियल कॉर्टेक्स वाले की बात कर रहे हैं इसकी, हाँ या ना? विद द इंटरसेलुलर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज, एग्जैक्टली, कॉर्टेक्स जो है उसकी 3 लेयर है, सबसे बाहर वाली, उसके अंदर, सबसे अंदर। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज, आगे बढ़े, इट द सिंगल लेयर और विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। अब बैरल शेप क्या होता है? बैरल होते हैं, ड्रम देखे हैं आपने? ड्रम को बोलते हैं बैरल, मतलब बैरल शेप होती है ऐसे। ढोलक होता है ना, ढोलक, ऐसी शेप को बैरल शेप बोलते हैं, ये शेप। हाँ, वाइन स्टोर करने वाले बैरल्स। सही बात है, सही डायरेक्शन में है। तो टोपी वाले भाई पढ़ ले, ऐसे मत कर, सिलेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, जून सुधर जाएगी परिवार की। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? एक होती है बिगड़ी औलाद, जो घर वालों का बनाया हुआ सब बिगाड़ देती है, इज्जत भी और पैसा भी। एक होती है अच्छी औलाद, जो माँ बाप ने बनाया है आज तक, जो इज्जत बनाई है, जो पैसा बनाया उसको बचा के रखे, खराब ना करे, वो अच्छी है। और एक होती है संस्कारी और बहुत अच्छी औलाद, वो होती है कि माँ बाप ने जो इज्जत आज तक कमाई है, जो माँ बाप ने आज तक पैसा कमाया, इज्जत कमाई, उसमें और भी ऐड कर दे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो अब आप देख लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में तो तब आओगे जब कॉलेज में जाओगे, अभी तक तो सेकंड और फर्स्ट में चल रहे हैं, नहीं क्या? हाँ, मैं फर्स्ट में क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको पता है। द टेंजेंशियल वॉल एंड रेडियल। अब बच्चा कहता है ये कौन सी वॉल होती है, तो मैं आपको बताऊं कि भाई जैसे ये मैंने एक एंडोडर्मल सेल बनाई है, हाँ या ना? इसकी ये जो वॉल है ना, ये तो रेडियल है, क्योंकि अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ कॉर्टेक्स तो रेडियस में प्रेजेंट है, तो ये तो रेडियल वॉल हो गई। और साइडों वाली दोनों टेंजेंशियल वॉल, क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मल सेल हैव ए deposition of the water impermeable substance, waxy substance, that is in the form of Casparian tips। सही है? फिर आगे बढ़ो, नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस थिक वोल्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स। मैंने बताई आपको बात कि जो पेरिसाइकिल होता है वो पेरिसाइकिल थिक वोल्ड पैरेनकाइमा सेल्स होती है, हाँ या ना? तो एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ क्या मिलेंगी? थिक वॉल्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स, रेफर टू एज इनिशिएशन। छोड़ दो इस लाइन को, ठीक है? पूछो क्यों? क्योंकि ये तो एट द टाइम ऑफ क्या लिखा है, सेकेंडरी ग्रोथ, तो वहां पढ़ाएंगे बढ़िया से, अभी दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो, द पिथ स्मॉल और, मतलब डाइकोट रूट की पिथ बहुत छोटी होती है। आप देखो डाइकोट और मोनोकोट को कंपेयर करो, मैंने डायग्राम में बहुत कोशिश करी कि आपको यहां बता सकूं कि पिथ बिल्कुल सही है, कॉन्स्पीसियस है, क्लियरली विजिबल है, लेकिन यहां कॉन्स्पीसियस ना होके इनकॉन्स्पीसियस लिखा है एनसीईआरटी ने, मतलब क्लियरली विजिबल बहुत छोटी है, हाँ या ना? द पैरेनकाइमेटा सेल्स विच द बिटवीन आर नॉन एज, मतलब आपको कंजक्टिव टिश्यू याद करना है रूट के लिए, और आपको पिथ रेज और मेडुलरी रेज याद करनी है किसके लिए? स्टेम के लिए। तो अभी हम एनाटॉमी किसकी पढ़ रहे हैं? रूट की। तो रूट की एनाटॉमी में क्या याद करेंगे? आगे बढ़ो, देयर आर 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस, मतलब 2 या 2 से 4, इससे ज्यादा नहीं डाइकोट के लिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम लेटर। एक कैम्बियम रिक डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, ये मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की बात है, अभी छोड़ दो इसको। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर कौन कौन है बोलो? पेरिसाइकिल, जाइलम फ्लोएम, पिथ, कंजक्टिव टिश्यू, ऑल आर नॉन एज
स्टील, सबको मिला के एक टर्म बोल देते हैं स्टील। समझ पाए ये बात, हाँ या ना? अगला देखो क्या लिखा है, मोनोकोटिलेडोनस रूट लिख रहा है कि द मोनोकोट रूट, हाँ डाइकोट के सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पूछो किस बात का? एक तो नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स का, दूसरा पित्त का, कि पित्त का साइज ज्यादा बड़ा होता है और वेस्कुलर बंडल के नंबर ज्यादा होते हैं किसमें? बाकी लगभग पढ़ के देखो। इट हैज द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसेकुलर बंडल एंड as compared to the dicot root which have the usually more than 6, more than 2 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल होने को बोलते हैं पॉलीआर्क कंडीशन। क्या बोलते हैं? कैसी कंडीशन? कल को एग्जाम में आ जाए, डाई आर्क और टेट्रार्क, कौन सी? बच्चा का ये तो टर्म ही नहीं पढ़ी मैंने, तो बोलो 2 वेस्कुलर बंडल के लिए, 4 के लिए, और एनसीईआरटी ने डाइकोट में लिखा है 2 to 4। और कल को क्वेश्चन में आ जाए इन रूट ऑफ द सनफ्लावर, तो बच्चा कहता है सर ने तो एग्जांपल याद ही नहीं करवाए थे, हाँ या ना? और आप बताओ कि जब डाइकोट रूट की एनाटॉमी पढ़ना शुरू करते तो एनसीईआरटी कहती है हम टीएससी आपको सनफ्लावर का पढ़ा रहे हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? आगे बढ़ो। मोनोकोट रूट्स, फिर कह रहा है कि पिथ इज लार्ज एंड वेल एंड मोनोकोटिलेडोनस रूट डू नॉट अंडरगो द सेकेंडरी, मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। यहां तो कोई डाउट किसी को हो तो पूछो मुझसे। कैस्पेरियन, हाँ हाँ मैंने कहा ना बाकी सब चीजें सेम है, जाइलम फ्लोएम का नंबर ज्यादा और पिथ डेवलप्ड है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। किसमें? नहीं नहीं, कैस्पेरियन सिर्फ तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में होती है, प्राइमरी बॉडी में भी और सेकेंडरी बॉडी में भी। एनसीईआरटी के डायग्राम में इस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है प्राइमरी। पूछो क्यों? क्योंकि आपको यहां डायग्राम में प्रोटो और मेटा मेंशन्ड है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि सेकेंडरी जाइलम में तो प्रोटो मेटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रोटो और मेटा का कॉन्सेप्ट कब होता है? इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसमें सेकेंडरी जाइलम, सनफ्लावर में वो बता रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम भी होता है क्योंकि डाइकोट रूट है तो सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम नहीं दिखा रहे आपको, केवल हम प्राइमरी जाइलम दिखा रहे हैं, इसलिए हमने प्राइमरी प्लांट बॉडी बोला है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आपकी क्लास में हालांकि 5 मिनट बचे हैं, लेकिन मेरे को पता है कि अगला टॉपिक मेरा होगा नहीं। अगला टॉपिक मेरा है डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम की स्ट्रक्चर, फिर हम पढ़ेंगे डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ की स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी ग्रोथ शुरू करेंगे टॉपिक, यहीं से बढ़ेंगे आगे। बट